एक सब कुछ बढ़िया ओके चकाचक इन मगा विद्युत धारा के ऊपर, विद्युत धारा के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट, अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट। नया नवेला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के एप्लीकेशंस आगे आने वाले टॉपिक्स में भी बेटा आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली जब अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर का तब। ठीक है, और इसमें जो अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इसके ही 20 से 30% कॉन्सेप्ट, 20 से 30% इसके कॉन्सेप्ट बेटा कैपेसिटर में भी काम आते हैं। किसमें? कैपेसिटर में। अगर ये आपने ढंग से समझ लिया तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि 30% कैपेसिटर भी आपका हो गया। कैपेसिटर बोलते तो संधारित्र वाला टॉपिक, जो आपकी किताब में शायद दूसरा टॉपिक होता होगा, विभव तथा धारिता। ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस से पहले हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, आपके प्लानर में भी हमने यही बनाया हुआ है कि पहले अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेगा क्या, कैपेसिटेंस धारिता। क्योंकि आपने ये अच्छे से समझ लिया तो धारिता 30% धराशायी, 30% क्या आपके मान लो 50% धारिता का टॉपिक धराशायी हो जाता है। ठीक है, 50% धारिता का टॉपिक धराशायी हो जाता है। और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पुराने चैप्टर के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट किससे आता है, तो चार्ज के चलने से, आवेश के चलने से। तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो बेटा पिछले टॉपिक के यूज होंगे, बहुत कम, 5% मान लो। ठीक है, वो मैं वैसे भी अलग से बता दूंगा कि ऐसा होता है, फिर आपको मानना पड़ेगा, है ना। कोई जैसे कुछ नए बच्चे हैं जिन्होंने पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा था, बहुत लंबा चला 24 लेक्चर रहे उस टॉपिक के, मान लीजिए वो आपका छूटा है। ठीक है, तो उस चैप्टर के अगर एक दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं तो मैं आपको बोल दूंगा कि ये हम वहां पर पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला है, ये काम की चीज है, इसको याद रखना। तो बस उतने से काम हो जाएगा अपना, फिर आपको वो चीज याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नोट फाइल करनी है। अच्छा, कोई होमवर्क वगैरह बताना है? देखो मेंस के क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे सारे होमवर्क में, हमको एक दो क्वेश्चंस करवाने थे ऑल दो। जैसे ये वाला सवाल है ना, इसको नोट्स में लिख लेना, ये पिछले टॉपिक का ही सवाल है बेटा। तो अपन अभी ये डिस्कशन करके ना क्वेश्चन का डिस्कशन करके बेटा स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, हम कहें कि आवेश किसी आवेश को v विभवांतर से त्वरित किया जाए, v विभवांतर से त्वरित किया जाए है ना, ये भी नोट्स में लिख लेना, पिछले टॉपिक से संबंधित है। तो उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा बराबर Q इंटू वी हो जाती है, Q इंटू वी हो जाती है। और यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो काफी आपको सवाल ऐसे मिलेंगे, काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कहा जाता है किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी प्रोटॉन को या किसी भी आवेश को v विभव से त्वरित किया गया है, बिल्कुल बेटा नया टॉपिक है, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल माइनस लेवल से, जीरो भी नहीं माइनस लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपको सवाल में ऐसा लिखा गया, दिया गया सवाल में ऐसा लिखा है कि किसी आवेश को हमने v विभव से त्वरित किया है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है Q इंटू वी। और अगर हम आवेश को छोड़ देते हैं तो यही ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा u से प्रदर्शित करते हैं तो u बराबर कितना हो जाता है, Q इंटू वी क्या है बेटा, विभवांतर है। और बाद में यही ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस पॉइंट को बेटा याद रखें, रखोगे ना मेरे दोस्त हो ना, यस दोस्त है, हम रखेंगे। एक पॉइंट तो ये है, एक पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट और कि यदि किसी आवेश को किसी बिंदु जिसका विभव कितना दिया गया है, जिसका विभव कह रहे हैं, विभव वी आई है, से किसी दूसरे बिंदु जिसका विभव वी एफ है ना, वी आई का मतलब प्रारंभिक विभव वाला बिंदु, ठीक है। और दूसरा वी एफ मतलब अंतिम विभव, एफ का मतलब अंतिम, आई का मतलब इनिशियल। किसी दूसरे बिंदु जिसका विभव वी एफ है तक ले जाया जाए तो इसमें किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर अपन क्या लिखते हैं बेटा, कार्य बराबर अपन ऐसे लिख देते हैं, आवेश गुणा बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है। तो हम वर्क इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, आवेश कितना Q और विभवांतर कितना, अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, तो ये बड़ी काम की चीज होती है कि हम एक आवेश को लेके जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बिंदु है इसका विभव कितना है, VA, यहाँ से उठा के हम एक बिंदु है आवेश को लेके जा रहे हैं किसी बिंदु B पर जिसका विभव कितना है बेटा, VB है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मान लीजिए हम आवेश कितना लेके जा रहे हैं, आवेश लेके जा रहे हैं मित्रों Q1 आवेश लेके जा रहे हैं। तो किया गया कार्य आवेश Q1 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में, जो किया गया कार्य होगा बेटा वो हो जाएगा आवेश कितना है, Q1 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है A, अंतिम बिंदु कौन सा है B, हम B पर ले गए तो आवेश गुणा बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी बेटा याद रखना। अब इस पर ही आधारित ये सवाल है, यदि समान विभवांतर से ब्रह्मावस्था में स्थित हाइड्रोजन आयन एक आयनित हीलियम परमाणु को त्वरित किया जाता है तो हाइड्रोजन तथा हीलियम आयनों की अंतिम चालों का अनुपात, ठीक है। तो देखो यदि समान विभवांतर से ब्रह्मावस्था से अच्छा इसमें ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास जो भी है वो सेम है, भी कैसा है, सेम,
और एक बार हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का आयन है, और एक बार हीलियम परमाणु है, एक आयनित हीलियम परमाणु, एक आयनित हीलियम परमाणु। तो बेटा इस पर कितना आवेश होगा, ये He+ है, तो इस पर आवेश होगा बेटा प्लस E के बराबर। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन में बेटा, हाइड्रोजन आयन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो इसका आवेश भी कितना है, E है। E है। एक आयनित का मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अगर हम हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसका चार्ज कितना बचेगा, प्लस E, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के पास तो बेटा एक प्रोटॉन होता है, बरोबर। तो एक हाइड्रोजन आयन है, आयन है ना, H+ कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन। तो अपन ने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा वो कितनी होती है, Q × V होती है। V क्या है, विभवांतर। और यही ऊर्जा किसमें बदल जाती है, यही ऊर्जा किसमें बदल जाती है बेटा, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यही ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो हम हाइड्रोजन आयन के लिए लिखें, हाइड्रोजन आयन के लिए, H+ आयन के लिए, तो आवेश कितना E, विभवांतर कितना V है, इज इक्वल टू हाफ मास किसका, हाइड्रोजन एटम का इनटू हाइड्रोजन आयन के वेग का वर्ग। फिर E हीलियम का आवेश कितना है, वो भी E ही है, तो आवेश किसका, हीलियम का इनटू विभवांतर इज इक्वल टू हाफ m किसका, हीलियम आयन का, m किसका बेटा, हीलियम आयन का इनटू V किसका, हीलियम आयन का, हीलियम आयन का। अब क्या मुझे आप द्रव्यमान बताएंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान की तुलना में हीलियम का द्रव्यमान कितने गुना होता है, कोई बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे पापी दोस्तों। हम पापी नहीं है, अरे हो तुम पापी, हम जानते हैं तुमको, तुम हमारे गांव से ही हो। तो E कट गया, हाफ से हाफ माफ हो गया, हाफ से हाफ माफ हो गया। तो बेसिकली इधर से हमारे पास बचेगा 1, इधर कितना बचा, m हाइड्रोजन का, V हाइड्रोजन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m किसका, हीलियम का, और वेग किसका, चाल किसकी, हीलियम। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन की चाल, तो m किसका, हाइड्रोजन का, चाल किसकी, हाइड्रोजन की, m किसका, हीलियम का, और चाल किसकी, हीलियम की, इसका वर्ग। ठीक है, तो V हीलियम का अपॉन V किसका, V हाइड्रोजन का अपॉन V हीलियम का, इसका वर्ग इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, m हीलियम का अपॉन m किसका, हाइड्रोजन का। तो अपन ये भी जानते हैं भैया कि जो हीलियम का द्रव्यमान होता है वो 4 गुना होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, है ना। हीलियम का द्रव्यमान है वो 4 गुना होता है, यस 4 गुना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन नाभिक में, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो ये अपॉन MH, m से m विल कैंसिल आउट, तो V हीलियम अपॉन V हाइड्रोजन, इसका मान कितना आ गया, √4 बोले तो 2 अनुपात हो गया 2:1, अनुपात में क्या हो गया बेटा, 2:1। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। मेरी बात का भरोसा ना हो, क्वेश्चन में देख लिया करो, आंसर लिखा रहता है ना, जब भी मैं आपको होमवर्क वगैरह देता हूं तो आप देख लिया करो, तो बड़ा ही आसान है ना, इस चीज को याद रखना। मैं यहाँ साइड में क्वेश्चन में लिख भी दे देता हूँ कि जो मास है ना बेटा हीलियम का, मास हीलियम का वो 4 गुना होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और मास किसका, ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन भी एक कण होता है, इसका मास होता है 2 गुना मास किसके, हाइड्रोजन के। अभी जरूरत पड़ जाए तो ओके, बात क्लियर है। हल यस बेटा, ऐसे आसान सवाल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा दिया है ना। तो ये पहले वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, पहले वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल था। अब देखो एक सवाल और, कार्य वाला एक सवाल। एक बिंदु आवेश इतना है को धनात्मक x अक्ष के अनुदिश 30 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में P से S तक गतिमान किया जाता है। यदि P से S के निर्देशांक इतने इतने हैं तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो बेटा देखो कार्य की परिभाषा मैंने 11th क्लास में जब अपन ने कार्य पढ़ा था तब बताई थी, अगर किसी को 11th नहीं आता तो मैं फिर से लिखता हूं कार्य की परिभाषा। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ध्यान देना। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में, बल की दिशा में तय दूरी, बल गुणा बल की दिशा में तय दूरी, ये कार्य की परिभाषा होती है। याद रखना इसको इसी तरीके से, है ना। बल गुणा विस्थापन याद मत रखना, अधूरी होती है वो परिभाषा। वो परिभाषा कैसी होती है बेटा, अधूरी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज अधूरी परिभाषा बेटा, सिखा। ऐसे लिखना, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में तय दूरी, बल गुणा बल की दिशा में तय दूरी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सवाल में बोला गया है एक्स दिशा में लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बेटा एक्स दिशा में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में दिया गया है। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, पी बिंदु का है 0,0,0 मूल बिंदु से 0,0,0, ठीक है। यहां से कहां जा रहे हैं हम, किसी एक पॉइंट पर जिसके निर्देशांक है 1,2,0, 1,2,0, ठीक है। तो अब बल देखो और बल की दिशा में विस्थापन देखो, भाईजान बल देखो और बल की दिशा में विस्थापन देखिए। तो बल की दिशा में देखो 1,2,0 का मतलब क्या हुआ कि हमने x दिशा में कितना इकाई चला, x दिशा में चला है 1 मीटर, और y दिशा में कितना चला बेटा, y दिशा में चला 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, मीटर में दिए गए हैं। तो अब आप बताओ कि कार्य बराबर क्या लिखें, तो कार्य बराबर बल कितना हो गया, QE हो गया, बल कितना QE इनटू बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर है, बल की दिशा में विस्थापन या बल की दिशा में तय की गई दूरी, बल की दिशा में तय की गई दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। तो देखो बेटा इधर 1 मीटर और इधर 2 मीटर, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है। बल कहां लगेगा, आप इस पर बल इस दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो बल इधर ही लगेगा। तो बल की दिशा में तय की गई दूरी 1 मीटर है, 2 मीटर तो बल के लंबवत चल रहे हैं, तो अपन बोल ही लेंगे। तो कार्य इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q का मान कितना दिया गया है 2 × 10⁻², E का मान कितना दिया गया है, E का मान दिया गया 3 की बिंदी 30 × 1, तो ये कितना आ गया, कार्य इज इक्वल टू 60 × 10⁻²। अब मैं यहाँ पर 1 से गुणा कर देता हूँ और 1 से भाग कर देता हूँ, 1 से भाग कर देता हूँ, क्योंकि वो मिली में दिया है ऑप्शन, आंसर किसमें दिया, मिली में। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ हो गया, 10 की घात 2/10, ठीक है। और ये 60 × 10 कितना हो गया 600, तो 600 × 10⁻³, तो आप इसको लिख सकते हैं 600 मिली जूल, जूल कार्य की इकाई होती है 600 मिली जूल, 600 मिली जूल। इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, और हम कार्य बराबर क्या लिखते हैं, बल सदिश डॉट विस्थापन सदिश, बल सदिश डॉट विस्थापन सदिश। तो कार्य इज इक्वल टू बल सदिश कितना हो गया, QE I कैप, QE I कैप, x दिशा में बेटा, इस दिशा में x दिशा में। और विस्थापन सदिश कैसे लिखेंगे, दो बिंदु हैं, एक बिंदु है P, दूसरा बिंदु है Q, इसके निर्देशांक 0,0,0 और इसके निर्देशांक कितने 1,2,0। तो आप PQ सदिश बना लो, PQ का सदिश लिखो। तो किसी सदिश को कैसे लिखते हैं, x के निर्देशांक में से x का घटाते हैं, y के में से y का, j के में से j का, j में से j का निर्देशांक घटा देते हैं, ठीक है। तो मैं सदिश लिख देता हूं, फिर अभी चलता हूं बेटा क्या गड़बड़ है। तो 1 - 0 1 - 0 I कैप प्लस 2 - 0 j कैप और प्लस z निर्देशांक 0 0 है तो 0 - 0 k कैप,
तो पी क्यू सदिश कितना आ गया बेटा, पी क्यू सदिश आ गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। तो एस सदिश कितना आ गया बेटा, आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब डॉट गुणनफल कर लो बेटा, तो आई का गुणा आई से करते हैं तो ये कितना बचा क्यू ई, और जे का गुणा जे से करोगे तो वो कितना आ गया 0, तो कार्य बराबर अंततः कितना आ गया, इधर तो इसका गुणांक 1 है ना, तो क्यू इंटू 1 लिख सकते हो आप। तो क्यू का मान 2 गुणा 10 माइनस 2 है, ई का मान कितना है 30 है, तो कार इज इक्वल टू कितना आ गया 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो कार इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 600 गुणा 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। तो कार इज इक्वल टू कितना हो गया 600 10 टू द पावर माइनस 3 को क्या लिखते हैं मिली जूल, मिली जूल, 600 मिली जूल, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा 600 ही आएगा। कोई कंफ्यूजन, कुछ बच्चे लिख रहे हैं रॉन्ग मिस्टेक, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मिस्टेक, क्या रॉन्ग लग रहा है तुमको, कोऑर्डिनेट रॉन्ग है। अच्छा पी से एस से उल्टे हैं बेटा कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट उल्टे हैं तो बस क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेट तो सही है 1,2,0, तो अपन यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, ध्यान देना, अपन यहां से यहां नहीं यहां से यहां जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब यहां से यहां जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं भाई, तो इसमें माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगा दो। कौन सा साइन लगा दो बेटा, माइनस का साइन। माइनस साइन क्यों, क्योंकि जो विस्थापन है अपना वो दूरी के विपरीत है। विस्थापन देखो बल, सॉरी विस्थापन दूरी के विपरीत नहीं, विस्थापन बल के विपरीत है। विस्थापन बल के विपरीत है बेटा, बल इस दिशा में है क्यू, बल इस दिशा में है बेटा क्यू, और विस्थापन इधर है। तो बल और विस्थापन जब विपरीत होते हैं, बल और विस्थापन जब विपरीत होते हैं तो कार्य ऋणात्मक होता है, बल और विस्थापन जब विपरीत होते हैं तो बेटा कार्य ऋणात्मक होता है। तो बस माइनस साइन लगा दो इसमें, तो आंसर में भी बेटा एक माइनस चिपका दो, वैल्यू वही आएगी, माइनस का आंसर बी बॉम्बे ना होकर थर्ड। अच्छा मैंने पहले देखा भी था कि आंसर थर्ड है, अच्छा सवाल का दिखा है ना। और जो दूसरा तरीका बताया तो इसमें स्थिति सदिश ऐसा लिखा जाएगा बेटा, है ना, स्थिति सदिश है ना, ये प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु, तो हमारा स्थिति सदिश क्या होगा क्यूपी सदिश, क्यूपी सदिश, क्यूपी सदिश कितना हो जाएगा बेटा, तो हेड का शीर्ष का क्यू से पी जा रहे हैं, क्यू से पी जा रहे हैं, तो शीर्ष के निर्देशांक 0 पूछ का 1, तो 0 - 1 आई कैप प्लस 0 - 2 जे कैप, जेड निर्देशांक तो 0 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आ गया माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप और माइनस का 2 जे कैप, माइनस का 2 जे कैप, ठीक है। यहाँ भी माइनस लगा दो बेटा और यहाँ पर भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आंसर में माइनस। पी क्यू सदिश नहीं है, एक क्यू पी सदिश है, तीर किसके ऊपर है, पी के ऊपर, पूछ क्यू के ऊपर, ठीक है। यस ग्रेट, आपने ध्यान दिया है ना। ये सेकंड मेथड है भाई साहब, भाईजान और करके सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है, सेकंड। एक सवाल और, दो बिंदु आवेशों q माइनस q को x अक्ष पर x बराबर d/2 और x बराबर d/2 है ना, x बराबर प्लस d/2 तथा x बराबर माइनस d/2 पर रखा गया है। यदि चित्र में दर्शाए गए अर्धवृत्त के अंदर एक आवेश q को मूल बिंदु से d तक ले जाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मूल बिंदु से कहां तक, d तक ले जाया जाता है, यहां से लेके जा रहे हैं बेटा, यहां तक, यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके निर्देशांक 0,0 और इसके निर्देशांक d, 0, ठीक है। ये आवेश कहां पर रखा गया, x बराबर माइनस का d/2 पर, और ये वाला आवेश कहां रखा गया, x बराबर d/2 पर। तो देखो हम इस बिंदु से आवेश उठा के यहां ले जा रहे हैं, इस बिंदु का नाम दे दो a और इस बिंदु का नाम दे दो b, इस बिंदु का क्या नाम दे दो बेटा b। तो हम आवेश कितना लेके जा रहे हैं, q आवेश, तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, अभी बताया बेटा कि एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुणा आवेशों के बीच का विभवांतर, विभवांतर, आवेश गुणा आवेश के बीच का विभवांतर, तो वर्क हो जाएगा q। तो यहां से उठा के यहां ले जा रहे हैं, यहां से उठा के यहां ले जा रहे हैं, तो अंतिम बिंदु का विभवांतर vb, प्रारंभिक बिंदु का विभवांतर va। अब vb और va के हम मान ज्ञात करेंगे, तो बिंदु a पर विभवांतर अगर अपन लिखें तो देखो यहाँ पर दो आवेश है, एक ही आवेश है और एक ये आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के कारण बेटा हमें यहाँ पर विभवांतर लिखना होगा। तो विभवांतर पहले हम इस आवेश के कारण लिखें, तो k आवेश कितना है 4q बटे इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी कितनी है d/2 है, प्लस k दूसरा वाला आवेश कितना है -q है, तो इस -q आवेश के कारण यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, तो k -q और ये वाली दूरी भी कितनी दी गई बेटा d/2 दी गई है सवाल में, d/2। तो ये बेसिकली कितना हो गया, ऊपर चला गया, तो 8kq/d और -2 ऊपर चला गया, तो माइनस का 2kq/d, तो घट के कितना आ गया 6kq/d, 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 ठीक है। अब देखो vb कहां निकाल दूं, vb इधर निकाल दूं, v बिंदु b पर, तो k एक आवेश कितना है 4q। अब इस आवेश के कारण यहां पर विभव बिंदु b ये रहा, इस आवेश के कारण यहां पर विभव, तो ये वाली दूरी d/2 है और ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है d, तो ये दूरी कितनी होगी 3d/2, d प्लस d/2 3d/2, यस सर, प्लस k आवेश कितना है -q, ये वाला आवेश कितना है -q, इसके कारण यहां पर विभव कितना होगा, तो यहां से यहां तक की ये दूरी भी बेटा d/2 ही होगी, कितनी होगी d/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 चला गया ऊपर तो 8kq/3d, -2 चला गया ऊपर तो 2kq/d, जरा घटा के बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो घटाने के बाद बेटा ये मान आ जाएगा, कितना आएगा जरा घटा के बता दो यार दोस्त, नहीं हो 6 8 - 6 2, 8 - 6 2, तो 2kq/3d, 2kq/3d, एम आई राइट, यही आ रहा है बेटा, घटा के अगर यही आ रहा है तो 1 लिख दो कमेंट में, मैंने सही घटाया है क्या मास्टर, सही घटाया होगा, कैसी बात कर रहे हो। चलिए तो वर्क डन इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू q, इसका मान कितना है 2kq/3d, 3d माइनस va का मान कितना 6kq/d, 6kq/d। अब यहां पर हम घटाएंगे तो q k इंटू क्यू बटे डी, ये कॉमन आ गया, और ये कितना बचा 2/3 - 6, तो 2/3 - 6 इसका मान कितना आ जाएगा, तो k q²/d इसका मान कितना आ गया 3 6 18 -2 16, तो माइनस का 16/3, माइनस का 16/3 है, ये क्या बात है, माइनस का 16/3, 16/3 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। अच्छा k का भी मान रख दो, आ जाएगा, तो k का मान कितना 1/4πε0, ठीक है मास्टर, q² डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये माइनस का 16 बना रहेंगे यहाँ पर, ये काट दो तो 4 से कटा तो ये आ गया 4, तो 4q²/3d, तो ये कितना आ गया माइनस साइन के साथ 4q²/3d, 3
पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अभी माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि कार्य ऋणात्मक है। कार्य कैसा कर रहे हैं बेटा, अपन ऋणात्मक कार्य कर रहे हैं। कार्य कैसा कर रहे हैं बेटा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक कार्य करेंगे तो ऊर्जा घट जाएगी। अपन कैसा कार्य कर रहे हैं बेटा, ऋणात्मक। तो जब भी अपन ऋणात्मक कार्य करते हैं तो ऊर्जा घट जाती है ना। कार्य ऋणात्मक है बेटा तो ऊर्जा घट जाएगी। अच्छा देखो कैसे कार्य ऋणात्मक होता है तो ऊर्जा क्यों घट जाती है। देखो हमने कहा हम पेन को नीचे लेके आ रहे हैं। पेन को हम कहां लेके आ रहे हैं, नीचे। अगर हम पेन को नीचे लेके आ रहे हैं तो बताओ हम पेन पर बल कहां लगा रहे हैं। देखो कोई वस्तु ऊपर से नीचे आई, कितना हाइट h, कितना हाइट नीचे आ गई h, m द्रव्यमान की वस्तु है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा हुआ, प्लस का mgh, प्लस का mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्यों, हम इसको ला कहां रहे हैं, नीचे। mgb कहां है, नीचे। mgb कहां है, नीचे। हम नहीं ला रहे हैं, ग्रेविटी इसको नीचे ला रही है, ग्रेविटी इसको नीचे ला रही है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh और ये स्थिति ऊर्जा में कमी के बराबर। अब हम क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। तो देखो बेटा अगर हम इसको पकड़ के धीमे धीमे नीचे ला रहे हैं, धीमे धीमे नीचे ला रहे हैं, तो हमने बल कहां लगाया होगा, हम इसको यहां से उठा के यहां पर लेके आ रहे हैं, तो हम बल किस दिशा में लगा रहे होंगे, इस कान पर। जल्दी बताओ बेटा, दूरी माइनस में नहीं होती, तुम कितने बेटा प्राणी हो। दूरी नेगेटिव नहीं होती है। के क्यू विभवांतर होता है, के क्यू बटे आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। दूरी दूरी नेगेटिव नहीं होती है बरकरार, वो निर्देशांक दिए हैं -d/2। तो बेटा ये नीचे अपन ला रहे हैं धीमे धीमे, तो इस पर बल हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। बल कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। एक्सटर्नल एजेंट को, बाहरी आदमी को बल कहां लगाना पड़ेगा बेटा, ऊपर की ओर। विस्थापन कहां है, विस्थापन कहां है, पाई जान नीचे की तरफ है। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो बल कहां है, ऊपर। बल कहां है, ऊपर। विस्थापन कहां है, नीचे। तो माइनस का mgh, माइनस का mgh। बल ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे इसको पेन है, पेन है, हमने छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा, छोड़ दिया तो नीचे गिरेगा। हम कह रहे हैं हम इसको लेके आ रहे हैं धीमे धीमे, तो पेन रखा है मेरी हथेली पर, मैं इसको धीमे धीमे ऊपर से नीचे ला रहा हूं। तो मेरी हथेली इस पर बल कहां लगा रही है, नीचे लगा रही है क्या, नहीं ऊपर लगा रही है। देखो मैं फोन रख लेता हूं, पानी की बाटली रख लेता हूं, पानी की बाटली। अब मैं बल कहां लगा रहा हूं इस पर, नीचे के ऊपर। सर नीचे तो ग्रेविटी है, नीचे तो ग्रेविटी। उसको बैलेंस करने के लिए आपने बल कहां लगाया, ऊपर। तो बल कहां लगा रहा है, ऊपर। हम इसको धीमे धीमे नीचे लेके आए, तो हम बल कहां लगा रहे हैं बेटा, ऊपर लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं बेटा, ऊपर। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव है तो एनर्जी बेटा इसकी घटी होगी। एनर्जी क्या हुआ होगा बेटा, घटी होगी। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर भी सवाल आ गया कि कार्य किसके बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बेटा आवेश गुणा विभवांतर। कौन से बिंदुओं का विभवांतर, उन बिंदुओं का विभवांतर जिनके बीच में हम आवेश चला रहे हैं, जिनके बीच में बेटा हम आवेश चला रहे हैं। अब देखो बेटा एक आध दो सवाल और थे, और बचे हुए होमवर्क के सवाल हैं बेटा, आप करना उनको। घुमाने वाला भी नहीं। अच्छा एक सवाल देखो, है ना, ये एडवांस 23 का सवाल पूछा गया, डाइपोल पर बेस्ड है। इस पर आधारित है बेटा, डाइपोल पर। बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है ना। देखना, पढ़ना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सवाल को पढ़ना। बस आपको डेफिनेशन आती है ना, सूत्र पता है, सवाल हल हो जाएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों को क्रमशः बिंदुओं 0,2 mm व 0,-2 mm पर एक्स वाई तल में चित्रानुसार रखा गया है, ठीक है। तो प्लस आवेश कहां है बेटा, वो यहां पर रखा हुआ है, और माइनस आवेश यहां पर रखा है। इसके निर्देशांक दिए हैं 0,-2। एक बालक कह रहा था कि सर पिछले सवाल में d-2 होना चाहिए बेटा। इसका मतलब जैसे हम कहते हैं ना, ये माइनस इसलिए बताता है कि हमने कहा हम इधर चले, इधर चले मान लीजिए 2 इकाई, तो उसके निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो -2,0 लिख लेते हैं, -2,0। ये वाली दूरी तो 2 ही होगी, दूरी 2 ही होगी, निर्देशांक यहाँ नेगेटिव लिख लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि हम माइनस एक्स अक्ष की तरफ चले हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि हम प्लस एक्स अक्ष की तरफ 2 इकाई चल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है हम चले कितने, 2 ही हैं, बट इसके निर्देशांक 2,0 लिख देते हैं। ये माइनस ये बताता है कि हम माइनस एक्स अक्ष में चले हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो वो बता रहा है कि हम प्लस एक्स अक्ष में चले हैं। दूरी नेगेटिव नहीं होती, क्लियर है बात। चलिए, तो एक आवेश हमारा यहाँ पर है, दूसरा आवेश बेटा हमारा यहाँ पर है, तो हम इस डाइपोल का सदिश लिखते हैं। चलो पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूं। अब द्विध्रुव के कारण बिंदु P जिसके निर्देशांक 100,100 हैं, 100,100 mm पर विद्युत विभव V0 है, विद्युत विभव V0। ये बिंदु P है, 100,100 mm निर्देशांक है, विभव कितना V0 है। अब प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों को क्रमशः बिंदुओं -1,2 और 1,-2 mm पर ले जाया जाता है। तो नए द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा। तो देखो क्या किया बेटा, ये वाला जो आवेश है ना, ये वाला आवेश, प्लस वाला आवेश, इसको यहाँ ले गए हैं, यहाँ पर, जिसके निर्देशांक कितने हैं बेटा, -1,2, और दूसरा बिंदु कहाँ ले गए हैं, 1,-2 पर, इधर ना, 1,-2, एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव, इधर ले गए। इस आवेश को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक है। ये वाला अपना आवेश प्लस का क्यू है, और ये वाला आवेश अपना माइनस का क्यू है, माइनस का क्यू। तो मैं द्विध्रुव बनाऊं, क्या करूं बेटा, द्विध्रुव बनाऊं। तो पहला वाला द्विध्रुव, द्विध्रुव की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये पहला वाला द्विध्रुव है, P1। तो P1 का अगर मैं मान लिखूं, P1 का मान, P1 सदिश, तो P1 सदिश कितना हो जाएगा, तो आवेश कितना है Q, और आवेशों का जो स्थिति सदिश है ना, सदिश लिख रहे हैं P1 सदिश। तो इस सदिश का मान क्या आएगा, सदिश लिखना आता है, ये सर आता है, सी के निर्देशांक माइनस पूछ के निर्देशांक। तो एक्स में से एक्स निर्देशांक कितना, 0,0 ये 0 - 0 आई कैप, और वाई निर्देशांक कितना, तो सी का कितना है 2, पूछ का कितना है -2, तो 2 माइनस ऑफ -2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बिंदु P के बिंदु P नहीं, ये पहली स्थिति के लिए द्विध्रुव सदिश हो गया। पहली स्थिति के लिए P1 सदिश कितना आ जाएगा, तो हो गया 0। तो Q ये बेसिकली कितना आ जाएगा, प्लस का 4Q जे कैप, 4Q जे कैप प्लस का।
इसका बेटा प्लस का है ना, ये माइनस माइनस प्लस का 4j बचेगा। दूसरी स्थिति के लिए हम द्विध्रुव सदिश लिखें। अच्छा द्विध्रुव सदिश लिख क्यों रहे हैं, तो देखो बेटा ये जो बिंदु है इस द्विध्रुव के लिए व्यापक स्थिति है। देखो अक्षीय स्थिति यहां होती है, अक्षीय इधर होती है, समझ रहे हो बेटा। द्विध्रुव सदिश ऐसा है तो इसके लिए अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, लेकिन बिंदु कहां यहाँ के बीच में, तो बिंदु कहां है व्यापक, है ना। बिंदु अपना कौन सा बेटा, व्यापक बिंदु है। तो किसी भी जनरल पॉइंट पर विभव हम कैसे लिखते थे के पी सदिश डॉट आर सदिश डिवाइडेड बाय आर की घात 3, आर की घात 3 ऐसा ही लिखते थे बेटा। यही भी का सूत्र था, विभव का सूत्र किसी भी व्यापक बिंदु के लिए। हाँ सर यही तो था, हमने क्लास में ज्ञात किया था डाइपोल के घटक करके। तो अब पी सदिश डॉट आर सदिश चाहिए, तो पी पहले स्थिति के लिए हमने द्विध्रुव सदिश लिख लिया P1। अब मुझे जरा आप दूसरी स्थिति के लिए द्विध्रुव सदिश लिख के बताओ आप कमेंट में। देखो बेटा खुद से लिखोगे तो जल्दी सीखोगे और बेहतर सीखोगे, ये मैं रोज बोलता हूं नियम से, मेरा नियम है। इस द्विध्रुव सदिश को हमने क्या बोला P2, P2 सदिश। तो P2 सदिश कितना हो गया बेटा, P2 सदिश हो जाएगा आवेश गुणा स्थिति सदिश। लिखिए बेटा प्लीज। बेटा महेश आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं बेटा। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और आपको यही शुभकामनाएं देता हूं कि अगला जन्मदिन आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में मनाएं, कि अगले साल आप इस टाइम तक कॉलेज पहुंच जाएंगे। अच्छा बेटा नया टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, ये 1-2 सवाल हमको और कराने थे तो वो करा रहा था मैं, नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया है, हम करेंगे अभी स्टार्ट। तो अभी बेटा ध्यान से सदिश लिखना है बस। क्या लिखना है, सदिश, पागलपंती मत करना। तो सदिश कैसे लिखते हैं, शीर्ष के निर्देशांक माइनस पूछ, तो यह शीर्ष है पूछ, तो एक्स में एक्स बता, तो इधर एक्स का कितना बेटा निर्देशांक, एक्स का -1 है और यहाँ पर एक्स का कितना है 1, तो -1 आई कैप, ठीक है मास्टर, प्लस जे में से देखो बेटा, तो इसका जे का कितना है 2 और इसका जे का कितना है बेटा -2, तो हम क्या लिखेगा 2 माइनस ऑफ -2 जे जे कैप, ठीक है। तो P2 सदिश इज इक्वल टू हमें कितना मिला Q इनटू माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 4 जे कैप। अब आर सदिश क्या होता है सर, आर सदिश ये रहा, आर सदिश कौन सी बड़ी बात है, ये आर सदिश है अपना, हमने कहा ओ आर सदिश, आर सदिश लिखिए बेटा, क्या करिए बेटा आर सदिश। तो आर सदिश में लिखने जाऊं तो इसमें भी शीर्ष के निर्देशांक माइनस पूंछ के निर्देशांक, पूंछ कहां है, ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर, तो 100 माइनस 0 आई कैप और प्लस 100 माइनस 0 जे कैप। एक्स में से एक्स को घटाते हैं, वाई में से वाई को, शीर्ष के निर्देशांक में से पूंछ के निर्देशांक घटाते हैं, तो 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। इसका परिमाण निकालेंगे तो 2√100 आ जाएगा, है ना। मॉड ऑफ आर में यहाँ लिख देता हूँ, अगर इसका परिमाण निकालें तो कितना आ जाएगा, अंडर द रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस अंडर द रूट जे के गुणांक का वर्ग, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, इट विल कम आउट एज 2 √2 into 100, √2 into 100। चलिए अब देखो हम पहले वाले पोजीशन के लिए विभव निकालते हैं V1, तो ये कितना हो जाएगा कि पहले वाला सदिश P1 कितना है, P1 सदिश कितना है 4Q जे कैप डॉट आर सदिश कितना है, आर सदिश है 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप, 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप बटे मॉड ऑफ आर क्यू, मतलब 100√2 की घात 3, 100√2 इसकी घात 3, ठीक है। तो V1 का मान कितना आ जाएगा बेटा, V1 आ गया, तो 4 कांस्टेंट है, आई वाले का गुणा आई वाले से, जे वाले का गुणा जे वाले से, तो यहाँ आई वाला तो हटना है, वो 0 हो जाएगा, 0 प्लस जे वाला कितना है 400 क्यू डिवाइडेड बाय 100√2 इसकी घात 3, 100√2 इसकी घात 3। हम और सवाल में इसका मान कितना दिया गया बेटा, V0 दिया गया, कितना दिया गया बेटा V0 सवाल में, इसी को क्या बोला गया बेटा, V0 बोला गया है। 0 का लिख रहे हो पगलेट में, V0। अब देखो दूसरा केस V2, तो V2 अपन क्या लिखेंगे के P2 सदिश डॉट आर सदिश डिवाइडेड बाय आर सदिश के परिमाण की घात 3, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, के P2 का मान कितना है, P2 का मान है -2 क्यू आई कैप प्लस 4Q जे कैप, 4Q, ठीक है मास्टर, वो मास्टर ठीक है 4Q जे कैप, है ना, ये क्यू का ना पूरे में गुणा होगा ना, डॉट आर सदिश तो 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप डिवाइडेड बाय 100√2 इसकी घात 3, इसको हम सिंपलीफाई करें तो के तो इधर आ गया, ये आई वाले के गुणा आई वाले से करोगे तो ये कितना आ गया, माइनस का 200 के क्यू प्लस का जे वाले का गुणा जे वाले से, तो प्लस का 400 के क्यू कैसे भी हमने अंदर गुणा कर दिया, डिवाइडेड बाय 100√2 इसकी घात 3। तो बेटा V2 का मान कितना आ गया, V2 का मान आ गया हंसते खेलते प्लस का 200 के क्यू बटे 100√2 की घात 3। V1 का मान कितना है, V1 का मान कितना था सर, V1 का मान था ये 4, क्यों लिखा 4, किसने लिखा, कौन पापी आके 4 लिख दिया, के है, तो के 400 के क्यू, देखो बेटा ये कितना 400 के क्यू अपॉन 100√2 की घात 3। अब इनका भागाकार कर दीजिएगा, इनका भागाकार जैसे ही हम करेंगे तो बाबा टिल्लू आ जाएंगे, बाबा टिल्लू पगला है, बाबा टिल्लू नहीं आएंगे, बाबा टिल्लू कहता है ग्रेविटी नहीं होती है, पगलेट बाबा टिल्लू। तो इससे ये कटेगा 200, ये 400 है तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो देखो बेटा यहाँ से अल्टीमेटली ऊपर बचा है 1, नीचे 2, 1/2 बचा है, कितना बचा 1/2, तो हमें V2 बटे V1 इसका मान कितना मिला है 1/2 मिला है, तो V1 का मान सवाल में V0 दिया गया है 1/2, तो V2 का मान कितना आ गया, V0/2 आ गया, दिस इज द आंसर, दिस मस्ट बी द आंसर। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा बेटा तो वो आंसर होगा, और अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो भी आंसर यही होगा, तो भी आंसर बेटा यही होगा, कलम पर भरोसा नहीं होना चाहिए, यहाँ भी लिखा हुआ देखो, तुम कठिन था,
बिल्कुल आसान सवाल है, बस एक सूत्र है, आपको बहुत सारी जानकारी दी गई थी जिससे आप पी सदिश आर सदिश और आर का परिमाण निकाल सकें। तो दो स्थितियां हमने पहले स्थिति के लिए पी सदिश निकाला, दूसरी स्थिति के लिए पी सदिश निकाला, फिर आर सदिश निकाल लिया, बस मान रख दिया। डॉट गुणनफल करना आपको आता ही है बेटा, डॉट गुणनफल करना बेटा आपको आता ही है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे जब इसमें एडवांस लिखा होता है ना तो इसी से घबरा जाते हैं, क्या ही ला, क्योंकि सवाल लपूसा है। सवाल कैसा है? लपूसा। तू तारा फंस गया दिल, ये बेहतरीन सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है, ये भी एडवांस का ही है। ईयर कौन सा है वो हमको याद करना है, लेकिन यही है। ये कितने का है? ये 19 का है, तो ये 19 का होगा या 18 का होगा? ये 19 का होगा या 18? ये 2018 या 2019 का ही होगा। सवाल क्या कहता है? द्विध्रुव आघूर्ण रूट पी नॉट अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप के एक विद्युत द्विध्रुव को मूल बिंदु ओ पर परिमाण ई नॉट के साथ समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, दृढ़ रखा गया है। यदि चित्रानुसार मूल बिंदु ओ पर केंद्रित एक आर त्रिज्या वाले वृत्त पर विभव नियत रहता है, ये सबसे मेन चीज थी कि वृत्त पर विभव नियत रहता है, वृत्त पर विभव नियत रहता है। तब सही कथन चुनिए, तब सही कथन चुनिए, ठीक है। वृत्त पर विभव नियत रहता है, तो देखो मेन पॉइंट बेटा यही छुपा था। इस जो वृत्त है, वृत्त वो क्या हो गया? समविभव पृष्ठ, ठीक है। वृत्त विभव नियत रहता है ना, तो देखो मेन पॉइंट हम क्या लिखेंगे? मेन पॉइंट इसमें है, मेन पॉइंट। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, अब जिसको क्लिक कर गया उसको कर गया, जिसको नहीं किया उसको नहीं किया। और 5 में से 1 बच्चों को क्लिक करती है, ऐसी बात। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये चीजें 5 में से 2 मान लो, 40% बच्चों को क्लिक कर जाती है, 60% को एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के प्रेशर में क्लिक नहीं कर पाता है, ठीक है, क्लिक नहीं कर पाता। न्यू चैप्टर बेटा बस अभी स्टार्ट करेंगे। तो मेन पॉइंट क्या है कि वृत्त सम विभव पृष्ठ है, विभव पृष्ठ है। अतः अतः विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वृत्त के लंबवत ही हो सकती है, लंबवत, वृत्त के लंबवत ही हो सकती है। फिर ऐसा क्यों हो सकती है बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, मान लीजिए समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा ही, ये नियम है, ये नियम है बेटा। अब देखो द्विध्रुव कैसे रखा गया है? ये आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप और आई कैप जे कैप बिल्कुल बराबर बराबर है, तो द्विध्रुव आई में भी बराबर, जे में भी बराबर, तो द्विध्रुव ऐसे रखा गया भाई 45 डिग्री के कोण पर, ऐसे ही है ना भाई, ये है ना। आई का गुणांक जे का गुणांक बराबर है, मतलब आप जितना एक्स में चले उतना ही वाई में चले। आई मतलब एक्स का गुणांक, जे मतलब वाई का गुणांक, दोनों बराबर बराबर है, इसका मतलब जितना आप एक्स में चले उतना ही वाई में चले, ठीक है। तो जो द्विध्रुव पी है वो इसके ठीक बीच में होगा। पी कहां होगा बेटा? एक्स वाई एक्स के ठीक बीच में, ठीक बीच में। अब देखो दो पोजीशंस के बारे में तो अपन जानते हैं, एकदम भरपूर जानते हैं। दो पोजीशंस के बीच में अपन बिल्कुल भरपूर जानते हैं कि ये पॉइंट ए हो गया अच्छी स्थिति, पॉइंट ए होगा अच्छी स्थिति, और पॉइंट बी होगा कौन सी स्थिति बेटा? निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो पॉइंट ए पर अगर हम फील्ड बनाए तो पॉइंट ए पर फील्ड इस दिशा में होगी अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर। और पॉइंट बी है ना, देखो अच्छी स्थिति पर फील्ड की डायरेक्शन, अच्छी स्थिति पर बेटा फील्ड की डायरेक्शन, अच्छी स्थिति पर बेटा फील्ड की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन सेम होती है, अच्छी स्थिति पर फील्ड की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन सेम होती है। निरक्षीय स्थिति पर बेटा फील्ड की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन विपरीत होती है। पी इधर है, पी इधर है, तो बेटा यहाँ पर जो फील्ड होगी इसकी ठीक विपरीत होगी। क्या ये बात क्लियर है? सर ये बात तो क्लियर है, ये तो हम जानते हैं, हमने क्लास में पढ़ा है द्विध्रुव के लिए, हमने क्लास में पढ़ा है बेटा द्विध्रुव के लिए ई निरक्षीय स्थिति पर। अब आप बताओ, ये वृत्त एक समविभव पृष्ठ है, वृत्त इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस समविभव पृष्ठ है बेटा वृत्त, तो ई इसके लंबवत होना चाहिए, ई इसके लंबवत ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ई इसके लंबवत है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर ई समविभव पृष्ठ के लंबवत है, हमें स्पष्ट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन पॉइंट बी पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं है, स्पर्शीय है, स्पर्शीय है। अगर फील्ड स्पर्शीय हुई तो फिर ये समविभव पृष्ठ हो ही नहीं सकता, ये समविभव पृष्ठ हो ही नहीं सकता, समविभव पृष्ठ बेटा हो ही नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए? हमने कहा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ई एन नहीं होना चाहिए, ई एन नहीं होना चाहिए। ओ अच्छा सर ई एन नहीं होना चाहिए, तो ई एन को कौन बैलेंस करेगा? कौन बैलेंस करेगा? तो देखो बेटा एक बाहर का भी क्षेत्र लगाया हुआ है, एक बाहरी क्षेत्र बेटा यहाँ पर लगाया हुआ है सवाल वालों ने कि मूल बिंदु पर परिमाण ई नॉट के साथ, है ना, ये दिया है ई नॉट के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, बाहरी विद्युत क्षेत्र है ई नॉट, उसमें डाइपोल को रखा है, डाइपोल को कहाँ रखा है बेटा? बाहरी विद्युत क्षेत्र में। अब एक खेला इन्होंने ये किया था कि जो ई नॉट एक समान विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा नहीं बताई कि कहाँ है। परिमाण तो बता दिया कि विद्युत क्षेत्र कितना ई नॉट, ध्यान से सुनना, परिमाण तो इन्होंने बता दिया कि विद्युत क्षेत्र कितना ई नॉट, बट इन्होंने दिशा नहीं बताई थी। और यहीं पर सब लोग फैल गए थे कि ई नॉट की दिशा ही नहीं पता है, क्या करें, क्या करें, ई नॉट की तो दिशा ही नहीं पता है। तो बेटा हमें एक चीज पता चल रही है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन द्विध्रुव है तो उसकी फील्ड तो होगी होगी। तो हम क्या कोई इसको कैंसिल कर दे, कोई इसको क्या कर दे? कैंसिल। कैंसिल कौन करेगा? पोपटलाल नहीं बेटा, पोपटलाल अपनी साधना कैंसिल करता है बस, इसको कैंसिल करेगा बाहरी विद्युत क्षेत्र। और बाहरी विद्युत क्षेत्र को कब कैंसिल कर पाएगा? जब बाहरी विद्युत क्षेत्र बेटा अपन इस दिशा में लगा दें, बाहरी विद्युत क्षेत्र का लगा दें बेटा इसके विपरीत, इसके विपरीत लगा दें बाहरी विद्युत क्षेत्र, तो बाहरी विद्युत क्षेत्र बेटा इसको कैंसिल कर देगा, क्या कर देगा? इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है ऐसा। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र यही होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है तो परिमाण मान सब कुछ नहीं है, हम इस बिंदु पर भी बनाएंगे तो इस बिंदु पर भी ई नॉट इधर, ई नॉट इस दिशा में ही होना चाहिए, ई नॉट का होना चाहिए बेटा इस दिशा में, ऐसा। तभी क्या होगा बेटा? जो सवाल में दी गई जानकारी है वो फुलफिल हो पाएगी, फुलफिल हो पाएगी। ई नॉट इधर होना चाहिए, बाहरी विद्युत क्षेत्र ई नॉट। पर और कहीं हुआ, हमने कहा अगर और किसी दिशा में लेंगे ना बेटा, तो ये तो इस बिंदु पर या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं होगा, समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र हमेशा ही समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बेटा ये नहीं होना चाहिए, तो ई नॉट होना चाहिए इसके विपरीत, ताकि ये ई नॉट इसको खा जाए, ई नॉट इसको खा जाए, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट मैंने इधर लिखा, क्या मेन पॉइंट ये है। तो सॉल्यूशन में मेन पॉइंट क्या है कि ई नॉट ई एन के विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, तभी पॉइंट बी व ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड
समविभव पृष्ठ के लंबवत हो सकती है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत हो सकती है, और ये होना ही चाहिए। तो अच्छा, विपरीत होने से क्या होगा, ये इसको काट देगा, इसको काट देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पर शून्य नहीं हो जाएगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य भी तो हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के स्पर्शीय नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के स्पर्शीय नहीं है। तो ये इसको अगर कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगी, शून्य से हमें कोई दिक्कत नहीं है। समविभव पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है, बट स्पर्शीय नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में इधर नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड, समविभव पृष्ठ के लंबवत शून्य है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अपन क्या कहेंगे कि आपका जो ई नॉट है वो किसके बराबर होना चाहिए, ई एन के, और निरक्षीय स्थिति पर फील्ड कितनी होती है, तो के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन, आई थिंक डिस्टेंस कितनी कैपिटल आर दी गई है, के पी अपॉन, यस ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी कैपिटल आर है, के पी अपॉन आर क्यू, आर की घात 3। ऑप्शन किसके पदों में, एप्सिलॉन नॉट के पदों में। तो ई नॉट इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की घात 3, आर की घात 3। मैं मान के इसका निकाल के ये आर का मान पूछ रहे हैं, तो आर का मान यहाँ से आ गया, आर की घात 3 इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो यहाँ से बेटा आर का मान कितना आ गया, क्यू रूट ले लो, तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, इसका पावर 1/3 क्यू रूट ले लिया। तो ये दिस इज ओपी सवाल, दिस इज बढ़िया बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, ओपी सवाल, ओपी का मतलब बहुत अच्छा, ओवर पावर। दिए गए वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान है। नहीं बेटा, यहाँ पर जीरो किया अपन ने, यहाँ पर कुछ अलग होगा, हर जगह अलग अलग होगा, परिमाण एक समान हो ही नहीं सकता। देखो बी पर अलग है, जीरो ही कर दिया, यहाँ ए पर अलग है, ई ए और ई नॉट ऐड हो रहे हैं ई पर, तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, तो कुल विद्युत क्षेत्र निकाल लोगे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र देखो बेटा कैसे करोगे, ई नेट है ना, इसको कैलकुलेट करना है, ई नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, तो हम लिखेंगे ई ए, ई अच्छी वाला, अच्छी स्थिति वाला, और प्लस ई नॉट, दोनों सेम दिशा में है तो ऐड हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम दिशा में, ठीक है। तो देखो ई ए सदिश मैं लिख दूं, सी ऑप्शन, चलो मैं लिख देता हूं सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या होगा, ई ए सदिश इज इक्वल टू फील्ड का परिमाण कितना, अच्छी स्थिति पर 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू, ये तो परिमाण हो गया, परिमाण हो गया। दिशा कैसे लिखते हैं, दिशा कैसे लिख देते हैं, तो दिशा p की दिशा, p की दिशा और e की दिशा सेम होती है, p की दिशा और e की दिशा कैसी होती है, सेम। तो p की दिशा का इकाई सदिश, ये तो परिमाण हो गया, इनटू दिशा, दिशा क्या होगी भाई, अच्छी स्थिति पर जो दिशा p की होती है वही दिशा, अच्छी स्थिति पर जो दिशा p की होती है वही दिशा किसकी होगी, e की। तो हमने p कैप कर दिया कि p की दिशा का इकाई सदिश, इकाई सदिश। और e नॉट तो हमें पता है, e नॉट सदिश अपन लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट परिमाण इंटू ई नॉट की दिशा का इकाई सदिश, मतलब पी कैप ही कर देना, क्या कर देना बेटा, पी कैप ही कर देना। कैसे भाई, देखो इस पॉइंट पर ई नॉट और ई ए सेम डायरेक्शन में है, ई नॉट ई ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, और किसकी दिशा में, पी सदिश की दिशा में, पी सदिश की दिशा में, और हमें पी सदिश दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश दिया गया है। अगर आप पी कैप निकालना चाहें तो पी सदिश बटे पी का परिमाण, तो पी सदिश कितना है, पी नॉट बाय रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप बटे इसका परिमाण कितना हो जाएगा, तो पी नॉट बाय रूट 2 तो कांस्टेंट है, और इसका परिमाण कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप का रूट 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 2। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इकाई सदिश पी कैप कितना बचा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। कितने लोगों के सवाल में मजा आया कि लगा कि हाँ सवाल तो मर्द हो वैसे, सवाल तो मर्द हो वैसे, कितने लोगों को लग रहा है। बिंदु बी पर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य, यस यस, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, तो बिंदु बी पर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अभी तो अपने बराबर विपरीत किए, ई पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया, तो बच गए हम। कितने लोगों को सवाल लगा कि नहीं ये सवाल था। अब समझे तो शायद सभी लोग नहीं समझोगे, कुछ लोग समझोगे, कुछ लोग नहीं समझोगे, कुछ बच्चे तो नए भी हैं। ये बेटा डाइपोल वाले सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे, सब डीपीपी में है, ये वाले सारे सवाल बेटा डीपीपी में है, तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, आसान सवाल है, बस गुड गुड बेटा गुड ना। एडवांस के सवाल 70% 75% समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सेकंड ड्रॉप है, तो एडवांस का सवाल देखते ही हम तो दे नहीं पाएंगे एडवांस, तो सवाल का सॉल्यूशन देख के क्या करेंगे, देखा करो बेटा, सीखते हैं इससे अपन, देखा करो, सीखते हैं इससे अपन। और कभी अगर ऐसा बोल दिया कि सवाल अच्छा है तो आधे लोग हार मान जाते हैं कि नहीं सवाल अच्छा है, सवाल कठिन है, हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। इस बार AIR 1 नीट में किस मीडियम से आई है वाला, AIR 1 हिंदी मीडियम से आई है बेटा, हिंदी मीडियम का बालक है, पढ़ता कहीं भी होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, बालक हिंदी मीडियम का है। हमें जान के बहुत खुश हुए, हम ये जान के बेटा घनघोर खुश हुए, ऑल इंडिया रैंक 1 इन नीट एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। तो बेटा जेई में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, जेई में पहले हुआ है कि बालक की आई थी ऑल इंडिया रैंक 1, यस राजस्थान सीकर से है, राजस्थान सीकर से बालक है। तो अच्छा ये सवाल तो बेटा आसान है, फर्जी से है ना। ये देखो एक विद्युत क्षेत्र को असमान, एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो बल आघूर्ण भी लगेगा और बल भी लगेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल शून्य होता है, बल आघूर्ण लगता है, बट असमान विद्युत क्षेत्र में बल भी हो सकता है और बल आघूर्ण भी हो सकता है। तो ये सारे सवाल बेटा घनघोर आसान है, और ये सारे क्वेश्चन ना बेटा इस बार डीपीपी के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। डीपीपी आपको मिल गई होगी, नहीं तो मैं आज अटैच करवा दूंगा बेटा इसकी द्विध्रुव वाली, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने सवाल ट्राई किए हो, कोई सवाल स्पेशल लग रहा हो तो बता दो। वैसे मैंने होमवर्क का नंबर नहीं लिखा था, आज मैं नंबर लिख देता हूं, आप ट्राई करना। ये पहला नंबर मैं नंबर लिख के भेज दूंगा, है ना, क्लास में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्लास में अपने पास समय कम होता है, हम नंबर लिख के भेज देते हैं, आप कोशिश करना, इसी क्वेश्चन की आपको डीपीपी मिलेगी। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं आपको बताऊंगा, अच्छा एक पॉइंट और मुझे रिवाइज और रिकैप करवाना था, आखिरी पॉइंट अपने पास 6 मिनट है, 7 बजे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक 15 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, देखो टॉपिक खत्म हो जाता है ना, तो कोई एक दो छोटी चीजें, छोटी मोटी चीजें कभी छूट गई, या हमने पहले वो छोटी मोटी चीजें की, उस टाइम क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। तो टॉपिक जब खत्म होने आता है ना, तो सारी चीजें अपन देख लेते हैं। आओ दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं क्लास में, ऐसा नहीं बताया नहीं, मैं बता चुका हूं, लेकिन उसके एक आध क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नियत हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड नियत हो तो विभवांतर, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो ये भी अपन ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियत कब आई थी बेटा? शीट के केस में आई थी सबसे पहले, शीट के लिए। तब हमने पॉइंट बताया था कि विभवांतर, हम यहाँ पर विभवांतर डिफाइन करते हैं और ई इंटू कुछ कुछ लिख के बताया था, है ना। ई का मान कितना था शीट के लिए? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई आया था। तो देखो विभवांतर की सदाबहार परिभाषा अपन क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू ई गुणा ई के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में तय, मतलब दिशा में दूरी, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूरी। विभवांतर लिखने के लिए बेटा हम ई इंटू डेल्टा एल लिखते हैं, ई इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल में जो दूरी है वो कहाँ होना चाहिए बेटा? ई के लंबवत, सॉरी ई के दिशा में, ई के दिशा में। तो डेल्टा वी विभवांतर हम ऐसे लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा एल दूरी किसकी दिशा में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना, ये पहले ही बताया था। इसके एप्लीकेशन बता देता हूं मैं, क्या बता देता हूं इसका एप्लीकेशन। तो दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र में बिंदुओं ए तथा बी के मध्य विभवांतर क्या होगा? ए और बी के मध्य विभवांतर निकालना है। ठीक है, ए और बी के मध्य, ए बेटा यहाँ है, बी यहाँ है। ठीक है, अब देखो ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाते हैं तो विभव ज्यादा और इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत विभव कम होता है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाते हैं तो विभव घटता है। मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया है 1 और एक पॉइंट लिया है 2, तो किस पॉइंट पर विभव ज्यादा होगा? किस पॉइंट पर विभव ज्यादा होगा? तो हम कहेंगे वो बिंदु जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है उस पर विभव ज्यादा, सॉरी वो बिंदु जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है उस पर विभव कम होगा। तुलना करें तो इन दोनों बिंदुओं में, तो ये बिंदु कब मिलेगा? तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में विभव घटता है, तो विभव किसका? बिंदु एक का ज्यादा होगा, किससे? विभव बिंदु दो से। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर विभव घटता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हैं मतलब धनावेश से दूर जा रहे हैं, धनावेश से दूर जा रहे हैं तो विभव घटेगा, है ना। याद रखना, हमने पॉइंट लिखवाया है पहले, आपको लिखवा चुका हूं पॉइंट। अब देखो बेटा हमें बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, VA माइनस VB ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत ए से बी जाने पर आप कितनी दूरी तय करोगे? ए से बी जाने पर कितनी दूरी तय करोगे? तो ए से चलो बी, ए से बी, ठीक है। तो देखो हमने ये दूरी तय की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश। दिशा का मतलब बेटा अनुदिश, ये तो समान दिशा में या विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश दूरी। तो हम यहां से यहां गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश, और फिर हम यहां से यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो हम ए वाली दूरी नहीं लेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत दूरी नहीं लेना है, हमें दूरी कौन सी लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश, ठीक है, ये वाली दूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश। तो दूरी कितनी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश ए से चलो बी पर, ए से चलो बी पर, दो लंबवत दिशा में चलो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगी, दूसरी उसके लंबवत होगी, तो ई इंटू बी आंसर हो जाएगा। ये दूरी कितनी है बेटा? बी, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर, खत्म बात। हाँ, अब हम कहें किसका विभव ज्यादा, ए का या बी का? ए का या बी का। तो देखो हम ए से बी गए, आप बताओ, सोचो जरा किसका विभव ज्यादा है, ए का है या बी का? जल्दी बोलो किसका विभव ज्यादा, ए का या बी का? सोचोगे तो आंसर बता दोगे बेटा। एक्चुअली ये कह रहा स्लाइड नंबर 61 स्लाइड पर बेटा ये है, आप यहाँ कुछ दूसरी आ रही होगी, हम होमवर्क नंबर डाल के लिख देंगे, फिर आप बता देना कि सर ये वाला नंबर का होमवर्क बता दो जल्दी से किसका विभव ज्यादा। तो देखो हम ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र कटा है, विद्युत क्षेत्र है नीचे, विद्युत क्षेत्र है नीचे, और ए से बी जाने के लिए हम पहले विद्युत क्षेत्र के विपरीत गए, विपरीत फिर लंबवत से कोई लेना देना नहीं है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत गए हैं तो विभव किसका ज्यादा होगा? VB ज्यादा होगा, किससे? VA से, VB ज्यादा होगा VA से, क्योंकि ए से बी जाने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलना पड़ा। ये वाली रेखा तो समविभव पृष्ठ होगी, ये क्या होगी बेटा? समविभव पृष्ठ। सर क्यों, कैसे? उनका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबवत है, ये वाला पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबवत है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो लंबवत होगा। अरे हम सोचे थे आधे घंटे में कल की चीजें बता देंगे, लेकिन हमने दो एडवांस क्वेश्चन उठा लिए भावना में बह के, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपके पास अपन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देके करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगले टर्म पर स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामर्थ्य ई वाले एक समान एक समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स वाई तल में चित्रानुसार स्थित है, मूल बिंदु O तथा ए डी, जीरो के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओहो, मूल बिंदु और ए वाला बिंदु, इनके मध्य में विभवांतर निकालना है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मूल बिंदु और इसके बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो पहले बताओ कि किसका विभव ज्यादा होगा, O का या पॉइंट ए का? ये वाला पॉइंट हमारा ए है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, बेटा ये जेड अक्ष बता रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। O से कहां जा रहे हैं बेटा? ये जा रहे हैं, तो O का विभव ज्यादा, ए का कम, क्योंकि ए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद किस दिशा में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, ई, तो हम ई का दो घटक करेगा, ई इस दिशा में है ना, पाई जान ई इस दिशा में, तो ई के दो घटक कर लो, वो भी दिन दहाड़े। एक इधर वाला घटक आ जाएगा ई cos थीटा, और एक इधर वाला घटक आ जाएगा ई sin थीटा, अब देखो ई दो दिशाओं में है, एक इधर घटक है ई sin थीटा, दूसरा घटक इधर है बेटा कितना? ई cos थीटा। बिंदु पता नहीं यहाँ कहीं है, इस बिंदु के जो निर्देशांक है, इसके तो निर्देशांक कितने हैं बेटा? इसके निर्देशांक 0,0 है, 0,0, और इसके निर्देशांक है d,0, मतलब जेड में तो चलना ही नहीं है। तो यहाँ से चल के अगर हमें यहाँ पहुंचना है तो कैसे चलना पड़ेगा? कैसे चलोगे आप? तो हम कहेंगे सर यहाँ से चल के अगर यहाँ पहुंचना है तो x दिशा में हमें चलना है d दूरी, और y दिशा में भी कितनी दूरी चलना है d। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? अगर यहाँ से चल के यहाँ पहुंचना है बेटा, यहाँ से चलकर हमें यहाँ पहुंचना है तो x दिशा में कितनी दूरी चलेंगे d, और y दिशा में भी कितनी चलेंगे d। तो VO माइनस VA हम याद करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ गए तो हम किसकी दिशा में हैं? ई cos थीटा की दिशा में, और ई cos थीटा की दिशा में दूरी कितनी दी? तो ई cos थीटा इंटू दूरी कितनी? ई cos थीटा की दिशा में डी। फिर हम अभी पहुंच गए क्या? यहाँ नहीं पहुंचे, पॉइंट ए था अपना, पॉइंट है। अब हम इधर जाएंगे, जब हम इधर जा रहे हैं तो ई sin थीटा की दिशा में है, ई sin थीटा की दिशा में है, ई cos थीटा के लंबवत है। देखो ना दोस्त, हम यहाँ से चल के यहाँ जा रहे हैं, तब तो ई sin थीटा की दिशा में जा रहे हैं, ई sin थीटा ऊपर है और ई cos थीटा तो बेटा इधर था ना, तो हम क्या करते लिखते हैं ई गुणा ई की दिशा में दूरी डी, ई की दिशा में दूरी। तो एक बार हम ई cos थीटा की दिशा में डी दूरी चले, और एक बार हम ई sin थीटा की दिशा में डी दूरी चले। ऑप्शन करेक्ट ये हो जाए, ध्यान देना।
वी ओ ज्यादा होगा ऐसे, क्योंकि हम ओ से ई जा रहे हैं तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं। बस नया चैप्टर। कितने लोग टच में चल रहे थे आज के लेक्चर के? बेटा अभी जो क्वेश्चन है मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट चीजें हैं, वन ऑफ द बेस्ट चीजें। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं? क्योंकि कई देखो किसी भी चैप्टर में छोटी मोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जिन पर आधारित आपको हो सकता है मॉड्यूल में एक आधी सवाल में, लेकिन मिल जाता है, मिल जाता है। तो सारी चीजें एकदम अच्छा से क्लियर होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं धारा विद्युत की। एक बार कमेंट सेक्शन भाई थोड़ा आग लगा दो, एकदम बता दो कि आप जिंदा हो, जिंदाबाद हो, जिंदाबाद हो, एकदम तैयार हो ना यार। नवेला चैप्टर और घनघोर इंपॉर्टेंट चैप्टर, घनघोर इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का ना जो एप्लीकेशन है वो लगभग आने वाले सभी चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ ऑप्टिक्स को छोड़ दिया, ऑप्टिक्स को छोड़ दिया। तो हेलो दोस्तों, चाय पी लो, फटाफट चाय पी लो। चलो नया नवेला चैप्टर धारा विद्युत। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ स्कोरिंग भी होता है, बच्चों का फेवरेट भी होता है, बच्चों को मजा भी आता है। जब हम पढ़ते थे हमको सबसे ज्यादा मजा इसी चैप्टर में आता था, सबसे ज्यादा चैप्टर मजा इसी चैप्टर में आता है। तो विद्युत धारा ये क्या होता है? बेसिकली आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। जब आवेश चलता है तो धारा का निर्माण होता है, जब आवेश चलता है तो धारा का निर्माण करता है। तो आवेश प्रवाह की दर या प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर या प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा बरखुरदार दो प्रकार से अपन लिख सकते हैं। एक, विद्युत धारा को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। धारा कहते हैं धारा लग गई है ना, मतलब करंट लग गया। मैं धारा नाम धारा का बहुत टाइम बाद पता चला, जब हम 12वीं क्लास में, पता नहीं शायद 10वीं में, हमें याद नहीं क्या था क्या नहीं था। 12वीं क्लास में तब से मुझे याद है कि अच्छा इसको धारा बोलते हैं। नहीं तो अंग्रेज, पूरी दुनिया अंग्रेज, तुमको करंट लग गया, तुमको करंट लग गया, करंट का मतलब होता है धारा। लेकिन धारा अगर किसी को कह दो क्यों धारा लगी तुमको, तो वो सोचेगा हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, धारा लग गया है। ये वो वाली धारा नहीं है, ये जो करंट वाली धारा है वो है। तो धारा को हम दो भागों में बांट लेते हैं, औसत धारा, औसत धारा, औसत धारा। ये होता है समय अंतराल में, समय अंतराल में प्रवाहित कुल आवेश, कुल आवेश, समय अंतराल में प्रवाहित कुल आवेश बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल। इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा तो आज पढ़ सकते हैं, आज आपको धारा की डीपी वगैरह नहीं मिलेगी। बटे समय अंतराल। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, जू 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 जू। भवरे ने कहा तो ना जाना भूल भूल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एवरेज, आई एवरेज AVG डेल्टा Q अपॉन डेल्टा डेल्टा T। और इसको बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना, किसी भी औसत चीज को ऐसे भी, ये भी इंपॉर्टेंट तरीका है, आगे भी काम आएगा। आई एवरेज, किसी भी औसत राशि को अपन लिखते हैं कुल राशि, तो I इंटू dt इंटीग्रल I dt डिवाइड बाय इंटीग्रल dt, इंटीग्रल I dt डिवाइडेड बाय I dt। हम ऐसे भी बेटा इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये कुल आवेश बटे कुल समय, इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा? टी। इसको मैं अभी बताता हूँ कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, है ना, याद रखना है। इससे महत्वपूर्ण ये रिजल्ट है, ये याद रखना, फिर मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। ऐसा लिखने का अधिकार हमें किसने दिया, हम इसको प्रूफ करके बता देंगे, है ना। लिमिट भी लगा लेते हैं, जो लिमिट दी गई होंगी वो। दूसरी धारा हम क्या कहते हैं? ताक्षणिक धारा। दूसरी धारा क्या होती है बेटा? ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक। अरे भाई जैसे अपन कहते हैं औसत वेग, औसत वेग क्या होता है? समांतराल में तय किया गया विस्थापन बटे समांतराल। औसत वेग क्या होता था बेटा? समांतराल में तय विस्थापन बटे समांतराल। तो औसत धारा आवेश प्रवाह की दर है, तो समांतराल में प्रवाहित आवेश बटे समांतराल। और ताक्षणिक धारा क्या हो जाएगी? आवेश प्रवाह की दर dq अपॉन dt। जैसे ताक्षणिक वेग v बराबर अपन क्या लिखते थे? ds बटे dt, ds बटे dt, विस्थापन प्रवाह की दर, मतलब विस्थापन के परिवर्तन की दर। यहाँ पर ताक्षणिक धारा क्या हो जाएगी? आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। आपकी क्लास कितने बजे तक है? 7:30 या 7:45? कितने बजे तक है बेटा आपकी क्लास, जल्दी बताओ। ताक्षणिक धारा इज इक्वल टू dq बाय dt। हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, आई इंस्टेंटेनियस। ताक्षणिक को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टेंटेनियस, इज इक्वल टू dq बटे dt। 7:30 पौने 8 टाइम घटा दिए, 7:15 कर दिए, 7:15 कह रहे हो तुम? 9 बजे तक हो गया, 7 AM। चलो मैं देख लूंगा। अच्छा देखो मैंने ये कैसे लिखा, आई एवरेज, आई एवरेज ऐसा क्यों लिख लिया मैंने? ये नोट्स में नहीं लिखना, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी के लिए। आई एवरेज इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं इंटीग्रल आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt। अभी अपन लिमिट नहीं लगा रहे हैं, जरूरत नहीं, जब सवाल होगा तब लगाएंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा गया सर, खा नहीं गया, कच्चा चबा गया उनका, ओके ओके, एक ही बात है, खाना कच्चा चबाना एक ही बात है। आई की जगह क्या लिख लेते हैं? dq बाय dt। हाँ मास्टर, आई की जगह dq बाय dt लिख सकते हो, इंटू dt, है ना, क्योंकि ताक्षणिक धारा बेटा यही होती है। आई की जगह हमने अभी भी बताया dq बाय dt लिख सकते हैं। अब dt से dt उड़ी बाबा, dt से dt उड़ी बाबा, तो ये कितना है समय? अब देखो यहाँ बचा इंटीग्रल dq बटे इंटीग्रल dq बटे t। अब फिर से देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, कच्चा चबा गया, तो ये कितना आ गया? q अपॉन t। तो q अपॉन t, तो कुल आवेश बटे कुल समय, कुल आवेश बटे कुल समय अंतराल, कुल आवेश बटे कुल समय अंतराल इज आई एवरेज, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, याद रखना, मतलब ध्यान देना, सूत्र तो पता है ही अपन को, सूत्र तो पता है ही। देखो मैं एक बार ना शेड्यूल में चेक कर लेता हूँ, क्या नाम है आपके बैच का? लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य मतलब हर हाल में लक्ष्य को पाना, दिस इज फॉर अर्जुना। 7:15 बजे, 6:45 से 7:15 ऐसा। फिर आपकी 7:30 से केमिस्ट्री की है, ओके, 7:30 से आप केमिस्ट्री की 7:15 तक की। तो वैसे भी अपन ज़्यादा न्यूमेरिकल चीज़ें वगैरह तो अभी करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन अपन और करेंगे। अब देखो जो धारा है ना, दो प्रकार की होती है। एक अपने घरों में आती है, जैसे अपन कहते हैं डीसी धारा, है ना, घरों में आती वो नहीं, घरों में एसी धारा आती है, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग। अभी जो अपनी धारा होगी वो
डीसी धारा होगी, डिस्क करंट, दुष्ट नहीं, दुष्ट तो आप हो, डिस्क करंट, ठीक है। तो जिस धारा की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, डिस्क धारा कहलाती है, ठीक है। एक धारा होती है जिसमें समय की दिशा, जिसमें धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। दो प्रकार की धारा है, एक धारा जिसमें धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और एक धारा जिसमें धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, एक ही रहती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, डिस्क धारा, डिस्क धारा कहलाती है ना। इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होता है सेल या बैटरी। सोप नहीं, साबुन तो नहाने के काम आता है ना। आपको कैसे पता? एक आध महीने में नहाते हो, भूल ही जाते होगे कि नहाना भी कोई चीज होती है। एक महीने में एक बार नहाते हो ना। सेल व बैटरी, सेल व बैटरी इसके स्रोत होते हैं। और जिस धारा की दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, आवर्ती का मतलब निश्चित समय के बाद, समय के साथ निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। सामान्यतः इसका स्रोत जनरेटर होता है, सामान्यतः बेटा इसका स्रोत जनरेटर होता है। ओके, चलिए, क्लियर है बात? क्लियर है? तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर में अपन इस वाली को ही पढ़ेंगे, है ना, इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे बेटा कब? आगे 3-4 चैप्टर बाद आएगी बात, ये बात कब आएगी बेटा? 3-4 चैप्टर्स के बाद। अभी कुछ बेसिक चीजें हैं, फिर इस पर हम क्वेश्चन करना कल बताएंगे। बस ये और देख लो बेटा कि आवेश वाहक ना, आवेश वाहक, आवेश वाहक मतलब आवेश चलने वाले आवेश कौन होते हैं? आवेश ले जाने वाले कण, आवेश ले जाने वाले कण, आवेश ले जाने वाले कण। तो देखो चालक पदार्थों में आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त ना। चालक पदार्थों में आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। से धातु है, धातुओं में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चालकों में या धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघट्ट आपने केमिस्ट्री में सुनी होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे अपन कहते हैं जिंक क्लोराइड, तो हाइड्रोजन आयन क्लोराइड मतलब जिंक नहीं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो H आयन और Cl आयन होता है। और क्या हो सकता है? जिंक क्लोराइड हो सकता है ना, जिसमें Zn+2 और Cl माइनस, है ना। ये विद्युत अपघट्ट में आयंस, आयंस आवेश वाहक होते हैं। आवेश को ले जाने का काम कौन करता है बेटा? आयंस करते हैं। विसर्जन नलिका ये भी कोई काम की चीज नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है, इसमें भी बेटा आयंस ही चलते हैं, आयंस ही चलते हैं। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 12th क्लास में ही आपका, अर्धचालक। तो अर्धचालक में आवेश वाहक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं होल। अब ये होल क्या होते हैं हम आगे आपको बताएंगे, इसके चक्कर मत पड़ना, हमने लिख दिया, आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इसका ही काम आने वाला है कि जो चालक होते हैं, चालक होते हैं या धातुएं होती हैं, उनमें आवेश वाहक का काम कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, धारा का निर्माण करते हैं, किसमें? धातुओं में। इसकी हमें कोनो जरूरत नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रोलाइट्स की भी हमें जरूरत बहुत कम होती है, ना के बराबर, लेकिन आसान चीज है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट्ट है। जैसे जिंक क्लोराइड है, तो उसमें जिंक क्लोराइड का अपघटन होता है, जिंक आयन और क्लोराइड आयन में। तो और चीजें अपन नेक्स्ट पर डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डाइपोल के जो क्वेश्चन दिए थे मैं उस पर नंबर लिख दूंगा, किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होगी बेटा तो नेक्स्ट पर बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए, कोई गिला शिकवा हो तो बताओ, गिला शिकवा हो तो बताओ। 5 मिनट फालतू पढ़ा दिया, अरे पगले, वो फालतू होता है क्या? फालतू होता है? पढ़ाई फालतू होती है? पगलेट्स, पढ़ाई फालतू ना हो गया। चलिए बेटा, तो मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।